इमरजेंसी कंट्रोल रूम में एक छोटे बच्चे का कॉल आता है जो शिप में बैठकर उन्हें कॉल लगाता है। 도와주세요. 우리가 가라앉고 있어요. 정말 큰일이에요. 제발 빨리 도와주세요. शिप में टोटल 476 पैसेंजर्स होते जो वैकेशन मनाने के लिए जेजू आइलैंड की तरफ जा रहे होते। उनमें से मैक्सिमम स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स थे। ऑफिसर कंफ्यूज होकर बच्चे से कहते, बेटा आप कैप्टन को फ़ोन दो, अगर शिप डूब रही है तो क्यों अब तक कोई बड़े ने हेल्प के लिए कॉल नहीं किया। नाउ द मेन थिंग वॉज, बच्चे के अलावा बाकी पैसेंजर्स को लग रहा था कि ये शिप का इतना ऊपर नीचे होना नॉर्मल है। जब शिप टेढ़ी हुई तो सारे बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे जैसे कि वो अम्यूजमेंट पार्क में है। लेकिन जल्दी ही बहुत बड़ा हादसा होने वाला था जिससे सब बेखबर थे। We were struck today by heartbreaking new videos from the ferry disaster off South Korea. Leaning over but still accessible. This was the brief period yesterday when there was the best chance of a mass rescue. हड़बड़ी मचने लगती है। 6,800 टन की शिप में पानी भरने लगा। वो बच्चा जिसने कॉल लगाया था और बाकी स्टूडेंट सब डूब जाते हैं। 476 में से 304 पैसेंजर की मौत हो जाती है। पूरे साउथ कोरिया में सिर्फ इसी एक्सीडेंट के चर्चे हो रहे थे। सबने पहले सोचा था कि स्टाफ की गलती है, क्योंकि जब सबको पता चला कि शिप डूबने वाली है तब कैप्टन बच्चों से कहते डोंट मूव, और इसी वजह से सारे बच्चे अपने केबिन में ही बैठे रहते और बाकी स्टाफ भाग जाता है। प्रेसिडेंट भी साफ साफ कह देती है कि कैप्टन और बाकी स्टाफ ने मिलकर बच्चों का मर्डर किया है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि दाल में काला नहीं, पूरी ही दाल काली है। हर शिप का एक स्पेसिफिक वेट लिमिट होता है जिसे हम लोड कैपेसिटी कहते हैं। इस वेट लिमिट में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जैसे कि पैसेंजर्स, क्रू और कार्गो, यानी वो प्रोडक्ट जो शिप के थ्रू एक्सपोर्ट हो गए। अब ये वाली शिप अपने लोड कैपेसिटी से ज़्यादा सामान लेके जा रही थी। जितना सामान वो नॉर्मली एक बार में लेके जाती है, इस बार उससे भी डबल सामान लोड किया गया था। इसका साफ साफ मतलब था कि किसी ने तो इलीगली एक्स्ट्रा कार्गो लोड कराया था, और जिसने भी कराया था उसे भी पता था कि ये सब करने में शिप डूब भी सकती है। लेकिन ज़्यादा कार्गो मतलब ज़्यादा पैसा, और कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। नाउ अब शिप ओनर को इस सारे सवालों का जवाब देना है, लेकिन कौन है वो? साउथ कोरिया में बड़ी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना मुश्किल होता है। वो फैमिलीज जिनके ह्यूज बिजनेस होते हैं, वो अपने अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज चलाते हैं। इनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इन्हें समझना मुश्किल हो जाता है कि असली बॉस कौन है और डिसीजंस कौन ले रहा है। कुछ फैमिलीज तो इतने वेल्दी है कि उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है, जस्ट लाइक अंबानीज। बार बार ये बड़े फैमिली रन बिजनेसेस अपने गलती और क्राइम्स की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। तो ये वीडियो में हम ऐसे 3 फैमिलीज के बारे में जानेंगे जिसमें वो कंपनी भी शामिल है, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इनमें से आखिरी आने वाली फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कुछ लोग कहते हैं कि वही फैमिली साउथ कोरिया को कंट्रोल कर रही है। वॉर की वजह से साउथ कोरिया को पुअर कंट्रीज के लिस्ट में गिना जाने लगा था, लेकिन अभी वही गरीब देश दुनिया का 14th सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठी है। साउथ कोरिया की सक्सेस का मेन क्रेडिट जाता है चायबॉल को। चायबॉल एक कोरियन वर्ड है जो साउथ कोरिया के बड़े फैमिली रन बिजनेस ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है। ये बिजनेसेस एक ही फैमिली के कंट्रोल में होते हैं और इनके अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनीज का नेटवर्क होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करती है। और इसी चायबॉल को इंडिया में कॉन्ग्लोमेरेट्स बोलते हैं, जैसे कि रतन टाटा कॉन्ग्लोमेरेट से, अंबानी अडानी कॉन्ग्लोमेरेट से। मतलब जो बिजनेस ग्रुप एक सेक्टर में नहीं कई सेक्टर में काम करते हैं उन्हें कॉन्ग्लोमेरेट्स बोलते हैं। और अगर आपको चायबॉल के एग्जांपल चाहिए तो वो है सैमसंग, एलजी, एसके ग्रुप एक्सेट्रा। तो जंग के बाद साउथ कोरिया के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने इन चायबॉल्स को पैसा और सपोर्ट दिया था ताकि वो कंट्री के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज को दोबारा खड़ा कर सके, और कुछ सालों में ही इन चायबॉल्स ने साउथ कोरिया को ग्लोबल इंडस्ट्री बना दिया था। साउथ कोरिया की टॉप कंपनीज सैमसंग, एलजी, एसके ये सब फैमिली रन बिजनेस यानी चायबॉल्स है। सैमसंग अकेला एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंट्री की जीडीपी संभालने में। इनफैक्ट 2024 में एक्सपेक्ट किया गया था कि साउथ कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का लगभग आधा हिस्सा सैमसंग ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो इतना सारा पैसा सिर्फ कुछ बड़े बिजनेस के पास होने की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पावर भी आ जाता है। एक्चुअल में चायबॉल फैमिलीज और फेडरल गवर्नमेंट के कुछ संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सब्सिडीज़, टैक्स इंसेंटिव्स और रिबेट्स मिलता है।
और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स भी चाइबॉल्स के डिसीजंस पे काम करते हैं। ये तो सच है कि साउथ कोरिया की ग्रोथ के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने इन फैमिलीज की पावर और रेपुटेशन को हिला कर रख दिया था। 30 में से 13 चाइबॉल्स टेक्निकली बैंकरप्ट हो गए थे। इससे समझ आ चुका था कि अगर एक इकोनॉमी सिर्फ कुछ ही बड़ी कंपनीज पर डिपेंड करेगी तो अल्टीमेटली उसे बहुत ज़्यादा डेंजर फेस करना होगा। और तब क्या होगा जब बाकी चाइबॉल्स बैंकरप्ट हो जाएंगे। इसीलिए अभी के टाइम पर बहुत से साउथ कोरियंस को इन चाइबॉल्स की डोमिनेंस ज़रा भी पसंद नहीं है। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया, पब्लिक ने देखा कि चाइबॉल्स बार बार स्कैंडल्स और क्राइम्स में पकड़े जा रहे हैं। पैसों की हेरा फेरी, रिश्वत, लेबर लॉ वायलेशन, हेल्थ क्राइसिस, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन्हें ढील देती रहती है। लोग अब इनसे परेशान हो चुके हैं। दिसंबर 2014 को कोरियन एयर वाइस प्रेसिडेंट हेदर चो फ्लाइट में ट्रेवल कर रही होती है। अब ध्यान से सुनना, फ्लाइट अटेंडेंट हेदर चो को एक नट्स का पैकेट लाके देती है। नट्स यानी मूंगफली। बस यहीं पर बात बिगड़ जाती है। वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है जस्ट बिकॉज फ्लाइट अटेंडेंट नट्स को सीधा पैकेट में लाकर देती है, और जबकि उसे ये उम्मीद थी कि वो उसे प्लेट में सर्व करेगी। बस इसीलिए हेदर चो फ्लाइट अटेंडेंट की बहुत इंसल्ट करती है और कैप्टन से प्लेन वापस रनवे पर लैंड करने बोलती है। और ज़मीन पर पहुंचते ही उस अटेंडेंट को जगह पर जॉब से निकाल देती है। हमें तो ये स्टोरी फनी लगती होगी, बट साउथ कोरिया में इस इंसिडेंट के बाद हल्ला मच जाता है। सोशल मीडिया पे, सड़कों पर, गलियों में हर जगह आवाज़ उठती है और इसका जवाब क्या आता है, जो ने जो किया सही किया। उसने ये सब फ्लाइट अटेंडेंट को डिसिप्लिन सिखाने के लिए किया था। कुछ सालों पहले हेदर चो के भाई को एक बुरी औरत को धक्का देने में कन्विक्ट किया गया था। उसके फादर को भी टैक्स फ्रॉड में पकड़ा जा चुका है और हेदर चो को खुद भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज उसने अपने बच्चों को साउथ कोरिया की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कराने से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को यूएस में जन्म दिया था। तो अब ये मूंगफली वाले कांड के बाद चो रिज़ाइन कर देती है और उसके बाद उसे एविएशन सेफ्टी रूल्स तोड़ने के लिए कन्विक्ट किया जाता है। उसे 15 साल की सज़ा होने वाली थी, बट उसे सिर्फ 12 महीनों की सज़ा सुनाई जाती है। इससे समझ आता है कि चाइबॉल्स का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पर कितना है। तो अभी हम जानते शिप का ओनर कौन था और किस वजह से शिप डूबी थी। बहुत सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करने पर यह बात समझ आती है कि यू फैमिली ही इस शिप एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। यू ब्योंगुन जो कि एक बिजनेसमैन, रिलीजियस लीडर और आर्टिस्ट भी है, और उसी को इस कांड के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का कहना था कि यू और उनके फैमिली ने अपनी लापरवाही और गलत प्रैक्टिसेस के चलते इस एक्सीडेंट को अंजाम तक पहुंचाया। इसी वजह से प्रेसिडेंट ने यू और उनकी फैमिली के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था। लेकिन यू ब्योंग हमेशा लो प्रोफाइल रहते थे और पब्लिक इवेंट्स में शामिल होने से बचते थे। इसी वजह से उन्हें लोग मिलियनियर विद नो फेस के नाम से जानने लगे। इसी फेसलेस मिलियनियर को पकड़ने के लिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपने देश का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया था। इस मिशन में मिलिट्री और लगभग 10,000 पुलिस ऑफिसर्स को सिर्फ एक आदमी के पीछे लगाया था। पुलिस फोर्स और आर्मी को बैप्टिस्ट चर्च में रेड मारने का ऑर्डर मिलता है, जहां यू ब्योंग अक्सर रहते थे। तो यू ब्योंग इतने वेल्दी होने के बावजूद अपना ज़्यादा टाइम चर्च में क्यों गुजारते थे, इसे समझने के लिए हमें 1970 में जाना होगा। यू ब्योंग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर है और उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से बहुत से लोग यू के ब्लाइंड फॉलोअर बन चुके थे। 1970 में यू का ये चर्च मानो एक पैसा छापने की मशीन बन गया था। उसने अपने मेंबर्स को ये समझाया था कि वो चर्च से जुड़ी कंपनीज में डोनेट या इन्वेस्ट करे, जिससे आप लोगों का भला होगा। लेकिन असलियत में भला तो सिर्फ चर्च और यू ब्योंग का ही हो रहा था। उन कंपनीज ने ऑर्गेनिक मिल्क, ऑटो पार्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स तक काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बेचे। उस समय भी साउथ कोरिया एक गरीब देश था और लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं था। फिर भी यू ब्योंग की मार्केटिंग और इन्फ्लुएंस की वजह से लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन कंपनीज में लगाने लगे। 1980 तक यू आसमान छूने लगा, मानो कि वो सीधे 7वें आसमान में जाकर बैठ गया हो। लेकिन फिर एक हादसा होता है। 1987 सियोल, जो कि साउथ कोरिया का कैपिटल है, वहाँ एक फैक्ट्री में 32 लोगों की डेड बॉडी मिलती है।
अथॉरिटीज़ ने इन डेथ्स को मर्डर सुसाइड पैक्ट डिक्लेयर किया था। मर्डर सुसाइड पैक्ट का मतलब ये है जब 2 या ज़्यादा लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे को मार देंगे और फिर अपनी जान भी खुद ही ले लेंगे। मतलब पहले सामने वाले को मारकर खुद भी मर जाते हैं। इसका रीज़न अक्सर इमोशनल, फाइनेंशियल या पर्सनल प्रॉब्लम्स ही होते हैं। इन सब का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चलता है कि इन सब के अकाउंट से यू को पैसे जा रहे थे। अब पुलिस यू के पास इन्वेस्टिगेट करने जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जल्दी ही यू को बेगुनाह बताया जाता है और सारे चार्जेस डिसमिस कर दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। पर बाद में कोर्ट को एविडेंस मिलता है कि यू अपने फॉलोअर्स का गलत फ़ायदा उठा रहा था। 1992 में यू को फ्रॉड के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद यू अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाने की तलाश में लग जाता है। उसे नेचर की फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट आने लगता है। वो वर्ल्ड के टॉप म्यूजियम्स को पैसा देता है ताकि वो उसकी फ़ोटोज़ डिस्प्ले करे, जिससे वो एक लो प्रोफाइल आर्टिस्ट नज़र आएगा। जेल से निकलने के बाद भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता रहता था। उनमें से एक ये शिपिंग कंपनी भी थी जिसकी वजह से यू की फैमिली को $3.8 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। ये वही कंपनी थी जो सिवॉल शिप चलाती थी, वही शिप जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट के 2 महीने बाद पुलिस यू के कंपाउंड में रेड मारती है, लेकिन वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग यू के फॉलोअर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कंपाउंड के गेट पर बड़ा बैनर लगा था जिसमें लिखा था, वी विल प्रोटेक्ट यू ब्योंग-उंग इवन इफ 1 लाख चर्च मेंबर्स आर ऑल अरेस्टेड। कुछ मेंबर तो लड़ने के लिए भी तैयार थे और बाकी तो अपनी जान देने भी। बहुत कोशिशों के बाद पुलिस ने कंपाउंड छान मारा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं था कि यू उनसे 300 किलोमीटर दूर अपने हॉलिडे होम में छुपा हुआ था। रेड के अप्रोक्स 18 दिन बाद यू आखिरी बार नज़र आता है। एक फार्मर को डेड बॉडी मिलती है जो कि ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुकी थी और उसकी हड्डियां भी दिख रही थी। कोई भी बॉडी को देखकर नहीं बता सकता था कि ये बॉडी किसकी है। मरे हुए इंसान ने एक्सपेंसिव इटालियन क्लोथ्स पहने थे और उसके आसपास वाइन्स की बोतल पड़ी हुई थी, शार्क लिवर ऑयल और एक बुक भी थी जिसे यू ने लिखा था। मेडिकल चेकअप के बाद कंफर्म हो जाता है कि यह बॉडी तो यू की है और उनकी मौत की वजह अब तक किसी को नहीं पता है। यू ब्योंग-उन की मौत के बाद उसकी फैमिली का कंट्रोल साउथ कोरिया के कई इंडस्ट्रीज़ में बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एक और फैमिली थी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट चाह के भी उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब वो सिर्फ बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। सैमसंग। डेगू साउथ कोरिया में एक छोटी सी शॉप थी जो फिश, वेजिटेबल्स और डेली ग्रोसरीज बेचती थी। 1938 में ली ब्योंग चुल ने इस शॉप की शुरुआत की थी और इसका नाम रखा था सैमसंग। उस समय ये एक आम सी ट्रेडिंग शॉप लगती थी, लेकिन ये एक छोटी सी शॉप काफ़ी जल्दी 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में कई इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है, जिसे बाद में लोग मिराकल ऑन द हान रिवर के नाम से जानने लगते हैं। साउथ कोरिया की इकोनॉमी का गरीबी से लेकर तरक्की तक का सफ़र किसी जादू का नतीजा नहीं था, बल्कि ये ध्यान से किए गए प्लानिंग और मौक़ों का सही फ़ायदा उठाने का रिजल्ट था। कोरियन वॉर के बाद हुई तबाही ने साउथ कोरिया ने अपने इंडस्ट्रीज़ को दोबारा खड़े करने का एक मौका दिया। इसी दौरान ली ब्योंग चुल ने अपने काम को बढ़ाते हुए एक शुगर मिल और एक वूल फैक्ट्री की शुरुआत की। प्रेसिडेंट पार्क चुंग ही के लीडरशिप में साउथ कोरिया की इकोनॉमी ने तेज़ रफ्तार पकड़ ली, जिसका मेन क्रेडिट बड़े बिजनेस ग्रुप्स यानी जिसे चायबॉल कहते हैं उनको मिलता है। प्रेसिडेंट पार्क ने इन बड़े ग्रुप्स को तोड़ने के बजाय उनके प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। सैमसंग, LG, हुंडई और SK ग्रुप जैसे बड़े कंपनीज ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया था और उन सब ने मौके पर चौका मारा और अपने प्रोडक्शन बढ़ाते रहे। 1960s में सैमसंग ने इलेक्ट्रिक सेक्टर में हाथ डाला और इसी समय सैमसंग ने डोंगबैंग लाइफ इंश्योरेंस एक्वायर किया, जो आज सैमसंग एवरलैंड के नाम से जाना जाता है। सैमसंग ने सानियो के साथ पार्टनरशिप भी शुरू की, जिससे टीवीज़, माइक्रोवेव्स और दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ। 1970 में सैमसंग सानियो ने अपना पहला ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया और पेट्रोकेमिकल्स और एयरक्राफ्ट इंजन्स के फील्ड में भी एंट्री मारी। और अगले 10 सालों में सैमसंग ने कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक डेस्क कैलकुलेटर और एयर कंडीशनर का प्रोडक्शन करने लगे और धीरे धीरे सैमसंग बाकी इंडस्ट्रीज में भी अपनी पकड़ जमाने लगे।
तो अभी जो लड़ाई चल रही है एप्पल वर्सेस सैमसंग, उस पर आते हैं। अभी आप सोचते होंगे कि सैमसंग ने मोबाइल बनाना कब स्टार्ट किया होगा। उसने एप्पल से भी 25 साल पहले 1983 में कर दिया था और 1986 में उसने पहला फ़ोन बनाया जिसका नाम था SC100, जो फेल हो जाता है। फिर 1988 में दोबारा SH100 लॉन्च किया पर यह भी फेल हो जाता है और फिर 1993 में SH700 लॉन्च होता है जो चल जाता है और 1994 में लेकर आए SH770 ने पूरे मार्केट में आग लगा देता है और 1998 तक उन्होंने ये फ़ोन वाली इंडस्ट्री में अपना 57% होल्ड जमा लिया था। 2009 में सैमसंग ने अपने गैलेक्सी सीरीज़ की शुरुआत की थी जो आज भी एक लीडिंग स्मार्टफोन सीरीज़ है, लेकिन सैमसंग के साथ भी कंट्रोवर्सीज हुई है। ऐसे नहीं है कि सैमसंग दूध की धुई है। 1966 में सैमसंग के फाउंडर के बेटे पर आरोप लगा था कि उन्होंने कोरिया के प्रेसिडेंट को रिश्वत दी थी। ये आरोप के बाद पूरे देश में हंगामा मच जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठंडे हो जाते हैं। फिर 2008 में इन पर टैक्स की चोरी का आरोप लगता है, फिर इन पर घोटाले का आरोप लगता है और फिर बाद में इनको सैमसंग के चेयरमैन के पोस्ट से भी हटा दिया जाता है और 3 साल की जेल भी हुई। पर कुछ समय बाद वो फिर से चेयरमैन बन गए और जेल भी माफ़ हो गई और फिर इनके बेटे पर भी आरोप लगा और फिर वही सज़ा सुनाई गई और बाद में माफ़ी भी मिल गई। मतलब सबको पता है कि साउथ कोरिया में से सैमसंग को कोई हटा नहीं सकता है क्योंकि पूरी कंट्री का 20% GDP वही कंट्रीब्यूट करता है। और आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा को भी सैमसंग कंस्ट्रक्शन, जो अब सैमसंग CNT के नाम से जाना जाता है, उसने ही बनाया था। इतना ही नहीं, साउथ कोरियन आर्मी के लिए टैंक्स और फाइटर जेट्स भी सैमसंग ही बनाता है। हम इंडियंस को लगता है कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, बट रियलिटी कुछ और है। इसी वजह से गवर्नमेंट चाह के भी सैमसंग को बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो बंद हो गई तो पूरी कंट्री को नुकसान होगा। दोस्तों, सिर्फ एक कंपनी का पूरे कंट्री में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना सही नहीं है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में मुझे बताएं। और आप सभी को US वाइल्ड फायर के बारे में तो ज़रूर पता ही होगा और इस पर रिसर्च करने पर मुझे इस वाइल्ड फायर के शुरू होने का रीज़न पता चला है। इसके पीछे कुछ कंपनीज़ का हाथ है और अगर आपको कंपनीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगा कि आपका GK इंक्रीज़ हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अगर कुछ गलती हुई तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। सो सब्सक्राइब।